बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखिए आज है ना हम कुछ डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जो आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो वीडियो को है ना आपने पूरा देखना है, ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो आज है ना मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी और छुट्टी के दिन है ना स्पेशल रेसिपी बनाने का बहुत दिल करता है मेरा तो। लेकिन मेरे हस्बैंड है ना अभी डाइट पर है तो मैं इतना कुछ ख़ास चीज़ें बनाती नहीं हूँ। लेकिन आज मेरे हस्बैंड की फ़रमाइश पर मैं बना रही हूँ खीर पूरी। और जो पूरियाँ मैं बनाऊँगी ना वो स्टफ़िंग वाली बनाऊँगी, जिस तरह से है ना करंजी बनती है ना। काफ़ी लोगों की यहाँ पर देखिए कुंडे वगैरह की नियाज़ होती है। हम तो खैर नहीं करते हैं, लेकिन जिन लोगों के घर में होती है ना, हमने अक्सर छोटे थे तो हम बहुत खाया करते थे कुंडे की नियाज़ की जो करंजी होती है वो। और वो बहुत मज़े की लगती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं यहाँ पर बस वही करंजी बना रही हूँ और यहाँ पर उसके लिए मैं आटा तैयार कर लूँगी। और इसका आटा बहुत सिंपल होता है। पंजाबी समोसा या कचौरी के लिए आटा गूंथते हैं ना, बस उसी तरह से हमने ये आटा लगा के तैयार करना है। लेकिन यहाँ पर मैं कोई और चीज़ ऐड नहीं करूँगी। यहाँ पर सिंपल सा मैंने मेल्टेड घी डाला है और उसी से मैं आटा गूंथ के तैयार करूँगी। थोड़ा थोड़ा सा गर्म दूध डालूँगी, हल्का सा गुनगुना दूध है ये, एकदम ज़्यादा गर्म नहीं है। और हल्का सा ही मैंने नमक डाला है, नमक भी मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं डाला है। तो आटा देखिए कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त गूंथ के तैयार हो जाएगा। और इसकी स्टफिंग भी हम घर में ही बनाकर तैयार करेंगे और इतनी ज़बरदस्त ये स्टफिंग होती है ना। अच्छा, यहाँ पर जो मैं आटा गूंथ रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के हमने गूंथना है। लेकिन नॉर्मल रोटी जैसा हम बनाते हैं उसके लिए आटा जो गूंथते हैं वैसा नहीं गूंथना है। इसको हमने ना थोड़ा सा सख्त गूंथना है, यानी कि ज़्यादा हार्ड नहीं गूंथना है और ज़्यादा नरम नहीं गूंथना है। बस नॉर्मल सा आटा हमने गूंथ के तैयार करना है। और ये आटा गूंथ के है ना तकरीबन आप इसे ना 1 घंटे के लिए छोड़ दें। 1 घंटे के बाद है ना ये आटा बहुत अच्छे से रेस्ट हो जाएगा ना। तो ये आटे की जब हम पेड़े बनाकर इसको जब बेलेंगे ना, इसकी रोटियां बनाएंगे ना स्टफिंग करने के लिए, तो ये आटा देखिएगा कितना ज़बरदस्त बेला भी जाता है और कितना ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। तो बस ये देखिए आटा मैंने गूंथ लिया है, हल्का सा मैं इसे ऊपर से गीला करूँगी और इसे कवर करके है ना तकरीबन मैं 1 घंटे के लिए इसे छोड़ दूँगी। और जितने वक्त में ये आटा अपना रेस्ट करेगा उतनी देर में हम इसकी स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसकी स्टफिंग जो है ना फटाफट से बन जाती है। सारी चीज़ें पहले से आप रेडी रखें तो इसकी स्टफिंग भी फटाफट से बन जाती है। लेकिन स्टफिंग को ठंडा होने के लिए टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं फटाफट से इसकी स्टफिंग भी बनाकर रख लूँगी। तो अभी हम आटे को रख देंगे साइड में और फिर स्टफिंग की इसकी तैयारी करेंगे। अच्छा, ये करंजी के अंदर जो स्टफिंग हम भरते हैं ना, इसकी जो चीज़ें थी वो पहले से ही मैंने ना कट करके रख ली थी, ताकि है ना टाइम वेस्ट ना हो और आगे जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर है ना मैंने रवा लिया है 1 कप। और ये रवा देखिए आपको कलर इसका चेंज नज़र आ रहा होगा, तो उसका पैकेट में जो रवा आया था ना वो पहले से ही भुना हुआ था। तो रोस्ट किया हुआ हमें रवा मिल गया था ये। लेकिन मुझे ना इसे घी में रोस्ट करना था, तो इसीलिए मैंने फिर से ना तवे में डाल के पैन में डाल के इसे फिर से रोस्ट कर लिया है। 2-3 मिनट इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे ना तो इसका अच्छा सा फिर से कलर आ जाएगा। और जो जो चीज़ें हम यहाँ पर रोस्ट कर लेंगे, हल्का हल्का घी डाल के भून लेंगे, तो हम सारी ही ना एक साथ एक बाउल में निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर है ना मैंने कुछ ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया है। तो ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहे डाल सकते हैं। मेरे पास घर में जो था वही मैंने डाल दिया है। और यहाँ 1 कप भर के मैंने है ना कोकोनट लिया है, ड्राई कोकोनट, सूखा खोपरा इसे कहते हैं, ये नारियल सूखा वाला। उसे मैंने ना ग्रेट कर लिया है और इसे ग्रेटर से ग्रेट करने के बाद है ना ये 1 कप हो गया था। इसे मैं हल्के से घी में है ना इस तरह से फ्राई कर लूँगी, रोस्ट कर लूँगी। और ज़्यादा घी नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा सा घी डालना है ताकि ना इसमें अच्छी सी खुशबू भी आ जाए। और घी हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमें स्टफिंग करनी है ना, इसीलिए। तो देसी घी में जितना आप इसे भूनेंगे ना उतना ही इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। सूखा नारियल यहाँ पर मैंने 3-4 मिनट के लिए भून लिया था और उसे उसी बाउल में डाल देंगे जिस बाउल में हमने रवा डाल के रखा है। अब मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट को थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी हल्का सा घी डाल के। और यहाँ पर मैंने ना काजू और बादाम लिया है, बस मेरे पास यही था। अगर आपके पास पिस्ता है तो आप वो भी डाल दें। और यहाँ पर मैंने ना 1 टेबल स्पून के आसपास भर के इसमें तिल डाली थी। वैसे इसमें ना खसखस भी जाता है, लेकिन यहाँ पर सऊदी में ना खसखस मिलता ही नहीं है। मैंने बहुत जगह ढूंढा था लेकिन मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि मुझे और भी कुछ चीज़ों में खसखस चाहिए था लेकिन नहीं मिला।
तो यहाँ पर बस मैं तेल डालकर काम चला लूँगी और इसे भी हल्का सा भून कर इसे भी मैं इस बाउल में डाल दूँगी। तो इस तरह से ना हमने सारी चीज़ें भून लेनी है और डाल लेनी है। और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब मैं इसे सारा ही बाउल में निकाल दूँगी और इसे पहले अच्छे से ठंडा कर लूँगी। और ठंडा होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था 1/3 कप शक्कर। बिल्कुल मैंने शक्कर यहाँ पर ज़्यादा नहीं डाली थी और ना ही जो मैंने खीर बनाई थी उसी के अंदर भी शक्कर ज़्यादा ऐड करी थी। और मीठा आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे जितना चाहिए था मैं उतना डाल दी हूँ इसके अंदर। तो पहले मैं इसे ठंडा कर दूँगी। ठंडा करने के बाद देखिए मैंने इतना ही इसमें शक्कर डाला था जितना मैं अभी आपको बता रही हूँ। ये 1/3 कप है लेकिन मैंने इसे भरकर नहीं डाला था, बहुत कम डाली थी। और ये यकीन करें ये इस तरीके से ना बहुत मज़े की लगती है, ऐसे ही बहुत अच्छे से खाई जाती है। इसे बहुत सारे लोग हैं ना पंजरी भी कहते हैं, बहुत से घरों में पंजरी भी कहते हैं और इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट भी डाले जाते हैं। लेकिन हम लोगों के घर में ये सिर्फ़ करंजी के लिए बनाई जाती थी। तो मुझे जो भी याद था थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत मैंने अपने घर से सीखा है, बस उसी स्टाइल में मैं आपके साथ में बनाकर बता रही हूँ। तो ये देखिए आटा बहुत ज़बरदस्त गूँध चुका है मेरा और बहुत ही सॉफ्ट और कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा ऐसे आटे की ना रोटियां बनानी बड़ी मज़ा आती है। किसी भी चीज़ को अगर बोले इस तरह के आटे की बनाने के लिए, जैसा पिज़्ज़ा वगैरह का भी अगर इस तरह का आटा बन के तैयार होता है ना तो बड़ा मज़ा आता है बनाने के लिए। अच्छा यहाँ पर मैं रोटियों को बेलूँगी छोटे-छोटे साइज़ में, आप अपने हिसाब से साइज़ छोटे बड़े कर सकते हैं। पहले मैं सारा पेड़ा बना के इसका रख लूँगी और फिर मैं इसकी रोटियाँ बेलूँगी और बेलने के बाद मैं इसकी स्टफ़िंग करना शुरू करूँगी। और स्टफ़िंग हमने ना इस तरह करना है कि ज़्यादा स्टफ़िंग नहीं करनी है, बस थोड़ी-सी स्टफ़िंग करनी है, जितना हम हैंडल कर सकें उतना करनी है। और जब हम पूरियों को सील करेंगे ना तो पानी लगाकर सील करना है ताकि है ना पूरियाँ ऑयल में जाने के बाद में फटे नहीं। अच्छा जब भी आप अगर करंजी या स्टफिंग वाली कोई चीज़ बनाते हैं तो इस बात का बहुत ख्याल रखें कि ऑयल में जाने के बाद पूरियाँ फटे नहीं, उसको अच्छे से सील करें, ठीक है। अच्छा जब हम इसे ऑयल में डालेंगे ना तो 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल इसे छेड़-छाड़ नहीं करनी है। हल्के हाथों से एक चम्मच की मदद से इसे अलट-पलट लें। जब हल्का अच्छा सा कलर आ जाएगा इस पे तो उसके बाद आप इस पर अच्छे से चम्मच चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पूरियाँ भर लूँगी और पूरियाँ मैं अपने हिसाब से भरूँगी जितना मुझे चाहिए, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से भर सकते हैं। तो ये देखिए ये जो मसाला था ना, ये तो मेरी सारी पूरियों में हो गया था जितना मैंने बनाया है। तो मुझे कुछ कम नहीं पड़ा और ना ही ये ज़्यादा था। परफेक्ट रेसिपी है, अगर आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फ़ॉलो करोगे ना तो आपकी भी इतनी पूरियाँ बन के तैयार होगी जितनी मेरी बन के तैयार हुई थी। मेरी पूरियाँ तकरीबन 25-30 पूरियाँ इसमें बन चुकी थी, बहुत ही ज़बरदस्त पूरी बनी थी। और ये एक तरीके से ना नाश्ते के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप सुबह नाश्ता कर रहे हैं और आपके पास में कुछ नहीं है खाने के लिए तो आपने इसमें से एक पूरी ले ली तो और चाय के साथ इसे खा लिया, वो बहुत ही मज़ा आता है। मैं तो इस तरीके से खाती थी इसे। तो ये तकरीबन है ना अच्छे से खासा चल जाता है, हफ़्ता 10 दिन 15 दिन भी चल जाता है, जैसे आपकी फ़ैमिली में लोग हैं उस हिसाब से चल जाता है। तो मैंने इसे जब बनाकर रखा था ना तो रोज़ाना मेरे हस्बैंड अपने टिफ़िन में 2 है ना पूरियाँ लेकर जाते थे ताकि वो सुबह ब्रेकफ़ास्ट वहीं जाकर करें। क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं सुबह 5 बजे घर से, तो ज़ाहिर-सी बात है उनका लंच दोपहर को 1 बजे होता है। तो वो जो सुबह खाकर भी बराबर नहीं जाते हैं, तो वो क्या करते हैं ना बस इस तरह की चीज़ें रख लेते हैं और वो 10 बजे या 9 बजे के वक़्त इस तरह का नाश्ता करते हैं। बीच में वो कॉफ़ी या चाय पी लेते हैं। तो इस तरह से उनका दोपहर तक का वक़्त हो जाता है। तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक वो लंच भी कर लेते हैं। और इस तरह की अगर चीज़ें घर में नहीं होती है ना, तो वो 2 एप्पल साथ में लेकर जाते हैं और सुबह नाश्ते में वो 2 एप्पल खा लेते हैं। तो आजकल जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो डाइट पर है, तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करते हैं, लेकिन अभी ये बनी हुई है घर में, तो वो अभी लेकर जाते हैं। जब ये ख़त्म हो जाएगी, तो फिर वो बिल्कुल नहीं लेकर जाएँगे। और अभी भी उन्होंने है ना 1-2 मर्तबा तो लेकर ही नहीं गए। ये तकरीबन मैंने 2-3 दिन पहले ये पूरियाँ बनाई थी, तो अभी तक उन्होंने है ना लेकर भी नहीं गए हैं। बस 1 मर्तबा शायद वो लेकर गए हैं और उसके बाद अभी तक नहीं लेके गए। अभी तो वैसे ही रखी हुई है और इंशाल्लाह बस वो एक-एक करके खाकर ख़त्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है ना खाने वाला कोई नहीं होता है। बना तो लेती हूँ मैं इतनी सारी चीज़ें, लेकिन खाने वाला कोई नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है मालूम, इंडिया में मेरा बेटा होता है और घर की फैमिलीज़ में काफ़ी लोग हैं वहाँ पर, तो बढ़ जाती है चीज़ें और जब चीज़ें बढ़ जाती है तो बचती नहीं है, ख़त्म हो जाती है। और ऐसे ही होना चाहिए, चीज़ें बचाकर हम करेंगे भी क्या? ख़राब हो जाती है। फ्रिज में भी कितना चाहिए हम चीज़ें रख सकते हैं।
तो इसीलिए ना वहाँ पर चीज़ें बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ पर अकेले खाने वाले मेरे हस्बैंड हैं और मैं हूँ, तो मैं इतना कुछ खाती नहीं हूँ, मुझे मीठा इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं है और मीठे में है ना मुझे बहुत कम चीज़ें हैं जो पसंद हैं। तो इसीलिए मैं बहुत रेयर चीज़ें मीठे में खा लेती हूँ, जो मुझे पसंद है बस मैं वही चीज़ें खाती हूँ, बस ऐसे ही कुछ भी उठाकर नहीं खाती हूँ। तो इसीलिए है ना ये चीज़ें रह जाती है। तो बस मैंने बहुत कम बनाया था लेकिन ये बहुत ज़्यादा बन गई है फिर भी। आपने देखा ना कितने थोड़े से आटे में मैंने इसे बनाया था, तो काफ़ी बन चुकी थी ये। अभी आपको आगे लास्ट में दिखाऊँगी मैं कि कितनी सारी ये बन गई थी। तो बस ये देखिए मैं पूरियाँ हैं ना अभी फ़ोल्ड कर लूँगी और इसे मैं साइड में रखती जाऊँगी कवर करके और फिर इसके बाद मैं ऑयल को हल्का गरम करके उसमें डाल दूँगी। तो चलिए आ जाते हैं आज के हमारे थंबनेल की तरफ। तो आज मैंने जो अफ़रोज़ आपा का थंबनेल अपने इस पे लगाया है, वो इसलिए लगाया है कि देखिए, पहली बात तो मैं सारे वीडियोज़ नहीं देखती हूँ इनके, लेकिन कुछ-कुछ वीडियोज़ देखती हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है, अच्छा लगता है देख के कि देखना चाहिए तो मैं देखती हूँ। क्योंकि सबसे पहली बात तो हमें टाइम नहीं होता है, सुबह से शाम तक हमारा जो रूटीन होता है, वो ऐसा नहीं होता है कि प्रॉपर हम हर यूट्यूबर की वीडियोज़ देखें। नहीं, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा टाइम। लेकिन अफ़रोज़ आपा का जब मैंने देखा कि वो बीमार हैं और इस तरह से उनको कोई मसले मसाइल चल रहे हैं उनके घर में, तो मैंने उनकी 1-2 वीडियोज़ देखी और जो थंबनेल आप देख रहे हैं ना, वो थंबनेल उनका उस दिन का है जिस दिन वो स्टिचेस अपने खोल कर आई थी। उन्होंने अपने स्टिचेस निकाल कर आए थे अपने घर, अपने बेटे के साथ, अपने हस्बैंड के साथ गए थे और जब वो घर आए तो वो आपस में जब वो बैठ के बातें कर रहे थे ना, तो वो थंबनेल मैंने तभी का लगाया है। अच्छा, कैसे लोग हैं, आप लोग किसी चीज़ में खुश नहीं होते, किसी चीज़ में राज़ी नहीं होते, क्यों? अफ़रोज़ आपा की तबीयत ख़राब है, वो अपनी फ़ैमिली के साथ में कैसे सर्वाइव कर रही है, ये सारी चीज़ों को रख कर साइड में लोग उनके वीडियोज़ के नीचे इतने अजीब और गरीब कमेंट कर रहे थे, मुझे इतना बुरा लग रहा था पढ़ के। यार, उनको आप लोग बोलते हैं कि नमाज़ पढ़ो और अल्लाह से दुआएँ करो और आपको गुनाह की सज़ा मिल रही है या आप पर अज़ाब आ गया है। ऐसे-ऐसे कमेंट्स मैंने उनके नीचे पढ़ा है कि उनके बेटे को बोलने का तरीका नहीं है, वो अपनी हस्बैंड को पूछती नहीं है। यार, नहीं पूछती है? नहीं पूछने के बाद ऐसा कौन-सा हस्बैंड है जो साथ में रहेगा? ज़रा मुझे बताएँ आप लोग। मुझे तो नहीं लगता कि अब जो बीवी अपने हस्बैंड को ना पूछे, वो हस्बैंड उसके साथ में रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, चाहे वो कितना भी सीधा हो। अफ़रोज़ आपा उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके हस्बैंड अफ़रोज़ आपा की रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं करते हैं, हम 10-12 मिनट की वीडियो में क्या पता कर लेंगे? क्या जान लेंगे आप लोग? और जो उनको नमाज़ की ताकीद कर रहे हैं या जो नमाज़ के लिए बोल रहे हैं, उनकी वीडियोज़ देखने के बाद उनको अजीब व गरीब कमेंट कर रहे हैं। आप लोग पहले दीन सीखिए जाकर। दीन को समझे जाकर कि किसी को इतना बुरा भला बोलना हमारे दीन में है? किसी को इतना कोई कैसे ज़लील कर सकता है यार? कोई कैसे इतना कुछ बोल सकता है? आप जानते हैं एक यूट्यूबर के लिए सुबह से शाम तक एक वीडियोज़ बनाना कितना मुश्किल काम है? मैं बनाती हूँ वीडियोज़, मुझे पता है, अगर मुझे व्यूज़ नहीं भी मिलते हैं ना तो भी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। उसके बावजूद मैं कितनी चीज़ों को फ़ेस करती हूँ और अफ़रोज़ आपा तो एक कामयाब यूट्यूबर है। आपको पता है वो कितनी चीज़ें फ़ेस करती होगी कि आपको लगता है कि आपके कमेंट पढ़ के उनको खुशी मिलती होगी? बिल्कुल नहीं खुशी मिलती है, उनको दुःख होता होगा, उनको बुरा लगता होगा कि यार, मैं इतनी मेहनत करती हूँ और मेरी मेहनत का सिला ऐसे लोग इस तरीके से देखते हैं। ये तो वो कहावत वाली बात हो गई ना कि इंसान किसी का दुःख देख के उतना दुखी नहीं होता है जितना उसका सुख देख के दुखी होता है ना? ये वही बात है। यार, आप दीन सिखाते हो, दीन को अच्छे से समझो, आप उनके लिए दुआएँ किया करो, अल्लाह उनको हिदायत दे और अल्लाह हिदायत देने वाला है। आप उनको पूरी तरीके से उनको ज़लील ना करो। यार, अभी-अभी वो लेडी बीमारी से उठी है, अल्लाह ने उनको शिफ़ा दिया है और आप लोग ऐसे-ऐसे कमेंट कर रहे हैं उनके कमेंट बॉक्स में कि पता नहीं चर्बी का ऑपरेशन करवाई है, वेट लॉस का ऑपरेशन करवाइए। अरे ठीक है, करवाए हैं तो क्या मसला है? क्या प्रॉब्लम है? करवाए तो अच्छी बात है ना। अगर वो अपनी सेहत के लिए कुछ करवा रही है तो करवाने दो, क्या मसला है? और अगर वो करवा भी रही है तो आपकी जेब से तो पैसे नहीं जा रहे हैं ना, वो अपने पैसों से उनका इलाज करवा रही है। और माशाल्लाह से वो लेडी को देखो आप गौर से, वो कितनी मोहब्बत करती है अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपनी शौहर से। वो कौन लोग हैं जो ये बोलते हैं कि वो शौहर को नहीं पूछती है और शौहर शौहर को नहीं देखती है?
आज वो कामयाब है तो कहीं न कहीं उनका बेटा और उनका शौहर ही है ना, जो उनको आज इस जगह पर वो खड़ी है, उनके पीछे उनको सपोर्ट करने के लिए। आप लोग कैसे अपने दिमाग से बस पीछे से उनके बारे में बातें करते हैं और अपने दिमाग से कुछ भी सोचते हैं और कुछ भी लिख-लिख कर डाल देते हैं। आप लोगों को पता है उनके हाथ में एक चीज़ है, उनको यूट्यूब ने एक अथॉरिटी दी हुई है कि आप अपना कमेंट्स बॉक्स बंद रख सकते हैं और अगर आप लोगों को किसी का कमेंट्स नहीं पसंद आता तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। इतना उनके पास में अथॉरिटी दी हुई है यूट्यूब ने, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। तो ये नहीं करने का वजह पता है क्या है? कि आप जब कमेंट करते हैं और हज़ारों की तादाद में लब लोग आपको देखते हैं, आपका कमेंट्स में लाइक आता है, आपको बड़ा मज़ा आता होगा, लेकिन बिल्कुल ये गलत बात है। ये आपकी सोच कितनी गिरी हुई है ना, ये आप बताते हो कि आप किस तरह का सोच के मालिक हो, आप किस तरीके के सोचते हो। आप इस तरीके से ना ज़लील ना किया करें किसी भी यूट्यूबर के नीचे जाके उनको कमेंट्स बॉक्स में कुछ भी ना लिखा करें। कैसे लोग हैं यार, किस तरह की सोच रखते हैं? जो खुश है उनको खुश रहने दें, उनके लिए दुआ किया करें आप, अल्लाह के सामने दुआ किया करें। नमाज़ पढ़ते हैं ना, जब नमाज़ की दूसरों को ताकीद करते तो ज़ाहिर-सी बात है खुद तो नमाज़ पढ़ते ही होंगे। तो जब आप नमाज़ पढ़ते तो उस लेडी के लिए दुआ किया करें, उनके बच्चों के लिए दुआ किया करें, उनके शौहर के लिए दुआ किया करें। देखिए, आप किसी के लिए दुआ करते हैं ना तो वो दुआ पलटकर आपके लिए भी आती है। ऐसा नहीं है कि आपने हाथ उठाया और दुआ कर लिया तो बस आपका काम ख़त्म हो गया, नहीं। अगर आप किसी के लिए अपनी दुआओं में अच्छी दुआएँ माँगते हैं ना, वो दुआ पलट के आपकी तरफ भी आती है। अल्लाह खुश होता है कि आप किसी के लिए अच्छी दुआएँ माँग रही हैं, तो वो दुआ आपके लिए भी बेहतर का फ़ैसला करती है और बेहतर से बेहतर होता है फिर आपके साथ में। आप किसी को इतना बुरा-भला मत बोलो कि इंसान को खुद को शर्म आ जाए कि यार ये इंसान ही है ना जो इस तरीके का लिख रहा है। यार उनका कमेंट्स बॉक्स जाकर चेक करो किस तरह के लोगों ने कमेंट्स किए हैं, मुझे बहुत बुरा लगा है। ऐसा नहीं करो। वो लेडी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, बहुत हिम्मत वाली है और अपनी फैमिली से बहुत प्यार करने वाली है, तो उसे आप एप्रिशिएट किया करो, उनकी हिम्मत अफ़ज़ाई किया करो और उनकी खुशी में खुश हुआ करो। तो आगे से ना आपने ऐसे कोई कमेंट्स नीचे नहीं करना है किसी भी यूट्यूबर के, ठीक है ना? तो देखिए मैंने आपसे बातें करते-करते ना ये पूरियाँ भी बना ली और खीर भी बना ली। खीर बहुत आसान है, आपने देख ली होगी और बहुत मज़े की बनी थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया है, तो बस अभी मेरे हस्बैंड ही इसे आपको खाकर बताएँगे, तोड़ कर बताएँगे। तो सबसे पहले आप पूरियों को नज़दीक से देख लें कि पूरी ने बिल्कुल भी है ना ऑयल अब्ज़ॉर्ब नहीं किया है अपने अंदर। बिल्कुल आपको ऑयल नज़र नहीं आ रहा होगा, कितनी ज़बरदस्ती और कितनी खस्ता पूरी ये बन के तैयार हुई, ये अभी आपको बताती हूँ मैं। तो ये देखिए खीर का टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त है। इस तरह की खीर होनी चाहिए, इस तरह की पूरियों के साथ खाने के लिए बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत ही डिलीशियस ये खीर बन के तैयार हुई थी। अच्छा इस खीर में है ना मैंने किसी भी तरह का खोआ भी नहीं डाला था, कंडेंस मिल्क वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, उसके बावजूद ये खीर इतनी मज़े की बन के तैयार हुई थी। क्योंकि है ना मैंने इसके दूध को बहुत पकाया है चावल डाल के और इतनी देर पकाया है ना कि जितना मैंने दूध डाला था ना उसके आधा से आधा हो गया था ये। तो इसीलिए इसका टेक्सचर देखिए कितना ज़बरदस्त है, बहुत मज़े की ये खीर बन के तैयार हुई थी। और अभी ये देखिए ये पूरी मैं आपको तोड़कर भी बता रही हूँ। मैं क्या मेरे हस्बैंड आपको तोड़कर बता रहे हैं और वो आपको रिव्यू भी देंगे। मतलब उन्होंने बोला था वीडियो में लेकिन मैंने ना वीडियो में उनका रिकॉर्ड नहीं किया कि क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि मेरी आवाज़ वीडियो में आ जाए। तो बस ये देखें पूरी कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो ये बाइट मेरे मुँह में गया और मुझे बहुत मज़ा आया खाकर, बहुत ही टेस्टी बनी थी ये पूरी। और अब मेरे हस्बैंड खाकर बताएँगे कि कैसी बनी है। माशाल्लाह ज़बरदस्त बनी थी और इतनी मज़े की लग रही थी ना ये। और ये देखिए मेरे हस्बैंड आपको आगे ना थम्स अप बताएँगे अभी थम्स अप उनका रिव्यू उन्होंने इस तरह से दिया है। ओके